आप सबका फिर से एक बार हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्ता साम्राज्य में समाज की हालत कैसी थी, सोसाइटी की हालत कैसी थी, रिलीजन क्या था, महिलाओं की स्थिति क्या थी और शूद्रों की या कास्ट सिस्टम किस हद तक रिजिड हो चुका था। शुरुआत करते हैं हम लोग रिलीजन से। तो रिलीजन में एक सबसे बड़ी बात आप सुनते आ रहे हैं लगातार कि ब्राह्मणों के वर्चस्व का दौर ये चल रहा था, ब्राह्मणों का वर्चस्व चल रहा था, ब्राह्मणों का रिवाइवल हो चुका था और वो अब चरम पे थे। उसका नतीजा ये हुआ कि वैष्णविज़्म और शैविज़्म पीक पर आया और इसका नतीजा ये हुआ कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का पतन होना शुरू हो गया। और मतलब पहले से ही हो रहा था, लेकिन इस टाइम पीरियड में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की हालत और ज़्यादा ख़राब दिखाई देती है। हालांकि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें, कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई, जैसे कि जैन काउंसिल हुई वल्लभी में, लेकिन ओवरऑल अगर कहा जाए तो हालत ख़राब हुई। इसका जिक्र फाहियान भी करता है और फाहियान ने यह भी जिक्र किया कि कैसे ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ। उसने गैंजेटिक वैली को, गंगा वैली को लैंड ऑफ ब्राह्मण्स कहा, क्योंकि ब्राह्मण्स इतना मजबूती से पूरा गंजेटिक वैली में अपने आप को स्थापित कर चुके थे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि ब्राह्मणों को जो लैंड ग्रांट्स दिए गए, जिसे ब्रह्मदेय और अग्रहारा बोला गया, वो भी एक बहुत बड़ी वजह था। और ये अपने आप में फ्यूडल एलिमेंटशिप शो करता है। जो वासल्स का जो एक दौर शुरू हुआ वो यहाँ ब्राह्मणों को ज़मीन देने से शुरू होता है कहीं ना कहीं। बाय द वे, ब्राह्मणों को जो लैंड ग्रांट्स दिए गए उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, या नोट चाहिए होगा तो बताइएगा कमेंट में, हम जो है नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा कई सारे जो लिटरेचर हैं वो इसी दौर में लिखे गए, महाभारत, रामायण, पुराण कई सारे लिखे गए, वो सब इसी दौर की बात है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेम्पल आर्किटेक्चर की जो शुरुआत होती है वो भी इसी टाइम पीरियड में शुरू होती है। टेम्पल तो पहले से भी थे, लेकिन आज के टाइम पे जो हम टेम्पल का आर्किटेक्चर प्रॉपर देखते हैं, 3 तरीके का जो टेम्पल स्टाइल देखते हैं, वो टेम्पल आर्किटेक्चर प्रॉपर वे में यहाँ पे शुरू होता है। तो इसका श्रेय भी गुप्तास को जाता है। महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हुई। आप पीछे चले जाइएगा, लेटर वैदिक टाइम पीरियड से देखिएगा, वहाँ से हालत बिगड़ती रही है और ये टाइम पीरियड तक भी हालत बिगड़ती रही और आगे भी बिगड़ेगी। तो इस टाइम पीरियड में भी वही बुरी हाल थी। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिलाओं को राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करना होता था। हालांकि बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि महिला काली का रूप है, शक्ति का रूप है, सरस्वती का रूप है, ऐसी बातें होती थीं, बट ग्राउंड पे उनको वो इज्जत, वो सम्मान कभी नहीं मिलता था, क्योंकि पढ़ने को नहीं दिया जाता था। मर गए, पति मर गया या पिता मर गया तो महिलाओं को जो है ज़मीन का हक नहीं दिया जाता था। और इसका नतीजा ये हुआ कि प्रोस्टिट्यूशन और ज़्यादा पीक पे चला गया। मौर्यों के टाइम पे भी जो वैश्यावृत्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस टाइम पे और ज़्यादा बढ़ गई। और बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि उनको वो इज़्ज़त, वो मान सम्मान इस टाइम पीरियड में नहीं दिया गया। और इसका एक और परिणाम देखने को मिला कि देवदासी प्रथा भी जो है शुरू हो गई। देवदासी प्रथा क्या है? महिलाओं के पास सोर्स नहीं है, कुछ रहन सहन के लिए चीज़ें नहीं हैं, तो वो अपने आप को भगवान के लिए समर्पित कर देती थी। एक तरीके से भगवान से ही शादी हो जाती थी, मंदिर में रहती थी और फीमेल पुजारी कह लीजिए। और ये इतना धीरे धीरे बढ़ गया कि यहाँ से भी प्रॉस्टिट्यूशन होने लगा। और फिर बाद में फाइनली जो है बॉम्बे देवदासी प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा करके कुछ, शायद कोई एक एक्ट था, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको फिर फाइनल जो है बैन कर दिया था। तो वो प्रथा की शुरुआत भी इसी भेदभाव की वजह से गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आपको दिखाई देती है। इस प्रथा का जो जिक्र हमको मिलता है वो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जो रामगढ़ से मिला था, उसमें इसका जिक्र मिलता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें जो हमको पता चलती हैं, वो ये कि चाइल्ड मैरिज और ज़्यादा तेज़ हो गई थी, पर्दा प्रथा भी शुरू हो गया था। ठीक है, इसमें एक थियरी ये भी कही जाती है कि पर्दा प्रथा भारत में पहले नहीं था, बाहर से आक्रमण हुए तो पर्दा प्रथा शुरू हुआ। तो बाहर से आक्रमण का कनेक्शन, वो इस्लामिक इन्वेजन की बात करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट से जो इन्वेजन हुए उसकी वजह से पर्दा प्रथा आया। हालांकि उससे पहले से पर्दा प्रथा यहाँ पे मौजूद था। और अगर अलेक्जेंडर के इन्वेजन तक पहुँचेंगे तो मौर्यों के टाइम पे कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। अगर वही इन्वेजन इतना ज़्यादा पावरफुल होता या उसका इम्पैक्ट देखना होता तो उस टाइम पे भी पर्दा प्रथा दिखाई देती, बट नहीं था। तो पर्दा प्रथा की शुरुआत यहाँ पे दिखाई देती है। इसके अलावा सती प्रथा के भी एविडेंस हमको दिखाई देते हैं। ईरान इंस्क्रिप्शन से हमको जिक्र मिलता है कि भानुगुप्त, जिसने मतलब लिखा था, इंस्क्राइब करवाया था, उससे हमको पता चलता है कि भानुगुप्त का एक वो सेना का अध्यक्ष था, मिलिट्री कमांडर था, जिसका नाम था गोपराज। तो युद्ध में उसकी जो है हत्या हो जाती है। हुनाज के साथ युद्ध हुआ था, उसमें वो मारा जाता है। तो मारने के बाद उसकी पत्नी अपने पति यानी कि गोपराज की चिता पर बैठकर अपने आप को जला देती है। तो
तो ये क्लियर एविडेंस हमको इरन इंस्क्रिप्शन से मिलता है जो मध्य प्रदेश का है। ठीक है। शूद्रों की हालत की बात की जाए तो शूद्रों की हालत बुरी से बुरी हुई। इस टाइम पे छुआछूत जैसी जो चीज़ें थीं वो पूरी तरीके से समाज में स्थापित हो चुकी थी। अनटचेबल्स जो कहे जाते थे वो यहाँ पे प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट एक तरीके से हो चुका था और उनके साथ बिल्कुल जानवरों की तरह सलूक किया जाता था। कहीं पे कोई समानता नहीं थी, कहीं पे कोई बराबरी नहीं थी। एक तरीके से तो कहिए कि शूद्रों को पूरी तरीके से समाज से बाइकआउट कर दिया गया था, किनारे कर दिया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा ये जो भी कांड हुआ, जो भी गलत चीज़ें हुई इस टाइम पीरियड में, वो एक बहुत बड़ी वजह बना गुप्ता साम्राज्य की ख़त्म होने की। तो हम लोग देख लेते हैं गुप्ता साम्राज्य ख़त्म कैसे हुआ। तो सोशल डिक्लाइन पे तो भी आएंगे कि इकोनॉमिक डिक्लाइन भी एक बहुत बड़ी वजह था। जो है चंद्रगुप्त टू तक आपने पढ़ा कि सारी चीज़ें कुछ हद तक जो है मतलब बेहतर रहीं। उसके बाद से डिक्लाइन शुरू हो गया। उस डिक्लाइन में एक जो है ताबूत का आखिरी कील अगर कह लीजिए तो वो था रोमन एम्पायर। क्योंकि रोमन एम्पायर 395 ईस्वी में दो भाग में डिवाइड हो गया। एक बन गया आपका ईस्टर्न रोमन एम्पायर और एक बन गया जो है आपका वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ठीक है। अब वेस्टर्न वाला तो फिर ख़त्म हो गया था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था वो बाइजेंटीन एम्पायर के तौर पे 1453 तक चलता रहा, जब सल्तनत उस्मानिया ने 1453 में इस्तांबुल यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह नहीं कर लिया था। तो बहरहाल ये एम्पायर बट गया। तो एम्पायर बटने की वजह से वहाँ पे चीज़ों में उथल पुथल हुआ, तो उससे जो व्यापार था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और वेस्टर्न रोमन एम्पायर से तो पूरी तरीके से ये चीज़ें जो है ख़त्म हो गई थी। क्योंकि 5वीं शताब्दी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर भी ख़त्म हो चुका था, पूरी तरीके से लंबा चल नहीं पाया और ये 14वीं 15वीं शताब्दी तक चलता रहा। तो रोमन एम्पायर के ख़त्म होने की वजह से यहाँ पे जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था उसमें असर दिखाई दिया और वहाँ से जो सोना आता था सिक्के के रूप में और अलग अलग तरीके से, वो सोने का जो इम्पोर्ट रहा वो भी ख़त्म हो गया। इसके अलावा जो सिल्क का व्यापार होता था वो भी कमज़ोर पड़ा। तो इन सब का नतीजा ये हुआ कि इकोनॉमिक डिक्लाइन बहुत ज़्यादा हुआ और इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से इतने बड़े एम्पायर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था और लगातार वॉर्स भी होते रहते थे। जाहिर सी बात है, एम्पायर है तो लड़ाइयाँ होंगी, तो वॉर में भी, युद्ध में भी बहुत पैसे जाते थे, बहुत रिसोर्सेज लगते थे। तो इस वजह से भी चीज़ें खराब हुई। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ब्राह्मणों को जो ज़मीनें दी गई, हद से ज़्यादा ज़मीनें दी गई। हालांकि ऐसे भी सोर्सेज मिलते हैं कि सेकुलर ग्रांट भी दिए गए, मतलब ब्राह्मणों के अलावा बाकी लोगों को भी ग्रांट दिए गए, जो टीचर हैं या ऐसे कुछ लोग हैं उनको नाम मात्र जो है ग्रांट दिए गए। ज़मीनें भी ऐसी दी गई जो खेती के योग्य नहीं थी और बदले में कभी कभी उम्मीद भी की जाती थी कि आप इसको कुछ करके खेती के लायक बनाइए। और ब्राह्मणों को हालत ये थी कि ब्राह्मणों को ज़मीनें दी जाती थी, बढ़िया ज़मीनें, और टैक्स की भी छूट होती थी, खेती की भी छूट होती थी और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे काम करवा के उनसे भी टैक्स वसूलने की छूट होती थी। तो ब्राह्मणों को खुश करने की जो नीति थी ना वो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी और उसकी वजह से भी इकोनॉमिक डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है जो एम्पायर के पतन की वजह बनता है। इसके अलावा हुनास का जो हुड बोलते हैं हिंदी में, इन लोगों का इन्वेजन भी बार बार हो रहा था, कई बार इन्वेजन हुआ और उसकी वजह से जो लैंड रूट था व्यापार का, ज़मीनी जो व्यापार होता था, वो हुनास के या हुड के कंट्रोल में गया। इससे भी व्यापार पे असर पड़ा। तो हुड के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। इसके अलावा वीक एंड इनकेपेबल सक्सेसर्स, स्कंदगुप्त के बाद कोई भी उतना पावरफुल सक्सेसर नहीं आया। ये हर एम्पायर की कहानी है। एम्पायर का पतन जब होता है तो पावरफुल रूलर्स ख़त्म हो जाते हैं, या फिर एक और वजह ये भी हो सकती है कि रिसोर्सेज या बाकी चीज़ें इतनी बुरी हो जाती हैं कि वो रूलर्स को ऊपर उठने का मौका भी नहीं मिलता। तो वैसे वर्षा दोनों चीज़ें होती हैं। तो बहुत पावरफुल रूलर कोई आया नहीं, वैसे काबिल उत्तराधिकारी नहीं है, जिससे क्या हुआ कि हुनों का अटैक जो बार बार हुआ उसको वो रोक नहीं सके और फाइनली एम्पायर ख़त्म हुआ। इसके अलावा अब चूँकि अगर राजा ही कमज़ोर है तो वहाँ पे आपसी लड़ाइयाँ भी होती रहती थीं, तो आपसी लड़ाइयों से भी चीज़ें ख़राब हुई और जो ज़मीनें लोगों को दी जाती थीं, जो वासल्स होते थे ना, जो अल्टीमेटली तो गुप्ता साम्राज्य के जो है सर्वोच्चता को स्वीकार करके बैठे थे, लेकिन देखे कि अब शासक ही किसी काम का नहीं है तो वो लोग भी अपनी आज़ादी घोषित करना शुरू कर दिए। तो ये भी एक वजह बना एम्पायर के बिखरने का। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस, प्रशासनिक जो गलतियाँ रहीं, वो ये कि एम्पायर बहुत बड़ा था, ठीक है। अब इसमें सेंट्रलाइजेशन तो था लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन भी दिखाई देता है, क्योंकि फ्यूडल एलिमेंट्स जो है आ गए थे। तो उस फ्यूडल एलिमेंट्स की वजह से थोड़ा सा एम्पायर और ज़्यादा कमज़ोर हुआ और
एक चीज़ ये भी थी कि फ्यूडल एलिमेंट्स भी थे, सेंट्रलाइजेशन भी कुछ हद तक था, लेकिन कहीं से भी कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था। अगर हाईली सेंट्रलाइज्ड अगर मान लीजिए एम्पायर हो कोई, जैसे मौर्य हो गया, मुग़ल हो गया, तो उसमें भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि एक राजा जो राजधानी में बैठा है उसको आखिरी तबके तक जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। तो उसमें भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। और अगर मान लीजिए कि आप हाईली सेंट्रलाइज्ड नहीं हैं, फ्यूडल एलिमेंट्स मान लीजिए मौजूद है जैसे कि इस एम्पायर में, तो इसमें तो कम्युनिकेशन और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने वासल बना के रखे हैं, उनको रूल करने का हक दे दिया है, भले सर्वोच्चता हम स्वीकार कर ले कि हाँ आप ही माई बाप हैं, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि हाँ वो कुछ ऐसा ना कर दें जो हमारे खिलाफ हो या अपनी आज़ादी ना घोषित कर दें। तो कम्युनिकेशन और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो कम्युनिकेशन, वो कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई, डाइवर्जन हुआ, करप्शन हुआ और इनएफिशिएंसी दिखाई देती है। इसके अलावा सोशल डिक्लाइन, तो सामाजिक स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी थी, अब तक की सबसे बुरी थी। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिडिटी से इस्टेब्लिश हो चुका था। उस कास्ट सिस्टम की वजह से भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो समाज में चीज़ें जो है दिखाई देती थी। महिलाओं की हालत के बारे में बता चुके, वो ख़राब थी। इसके अलावा रिलीजियस इनटॉलरेंस थे, धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी, एक दूसरे की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। जैसे कि ब्राह्मणों का वर्चस्व यहाँ पे हुआ, तो हिंदूवादी जो चीज़ें थी उसी का वर्चस्व रहा। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत तेज़ी से डिक्लाइन किया और इससे टेंशन्स बढ़ी थी रिलीजन्स के बीच में। तो ये सोशल, एक सामाजिक पतन की एक वजह है। इसके अलावा फ्यूडलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जो ब्राह्मणों को जो ज़मीनें दी गई हैं, बार बार हम कह रहे हैं। लॉस ऑफ अर्बन सेंटर हाथ से निकले मोनास के इन्वेजन की वजह से, क्योंकि बार बार उन्होंने अटैक किया और व्यापारी जो ज़मीन पे होता था वो पूरी तरीके से इनके हाथ से छूट गया। और अल्टीमेटली सबका नतीजा यही हुआ कि एजुकेशन के क्षेत्र में, नॉलेज के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में ये समाज पूरी तरीके से पिछड़ चुका था, बहुत पीछे आ चुका था। तो एक चीज़ ये भी कही जाती है ना, थोड़ा धार्मिक कंटेक्स्ट में देखें, कि बुराई जब हद से ज़्यादा हो जाती है तो पतन जो है लिखा होता है, पतन होना ही होना होता है। जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है, अति में पहुंच जाए, कोई चीज़ अति में पहुंची तो उसका नीचे आना फिक्स है। जब भी कोई इंसान ऊपर जाता है ना, तो जब बहुत ऊपर पहुंचता है तो गिरने से पहले उसको समझ आ जाता है कि इतना ऊपर आ रहे हैं तो हमको क्या क्या करना चाहिए बैलेंस करने के लिए, और क्या क्या करना चाहिए कि हम नीचे ना गिरें। इंसान ध्यान नहीं देता और वो गिर जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी थी कि मोरल डिक्लाइन इतना ज़्यादा हुआ कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा धार्मिक वे में बोलें तो उसका नतीजा भोगना ही था। तो ये एम्पायर ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा नालंदा की कंट्रोवर्सी के बारे में हम पहले ही बोले थे कि नालंदा की कंट्रोवर्सी के बारे में बताएंगे, कि माना जाता है कि बख्तियार खिलजी ने इसको जो है जला दिया तो नालंदा यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई थी। इसके पहले नालंदा यूनिवर्सिटी जो है सही सलामत चल रही थी, एक बढ़िया केंद्र के तौर पे। तो केंद्र तो एक बढ़िया था, बुद्धिज़्म का केंद्र था। वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग आके पढ़ाई करते थे, सीखते थे, आते थे, जाते थे। लेकिन इसका डिक्लाइन जो बाकी सोर्सेज हैं वो एक दूसरा पहलू भी देते हैं कि बख्तियार खिलजी के जलाने से यूनिवर्सिटी ख़त्म नहीं हुई, उसके और भी कई सारे रीज़न हैं। और एक तो जो बख्तियार खिलजी की बात की जाती है उसको साबित करने के लिए भी सोर्सेज बहुत बढ़िया मौजूद नहीं हैं। तो जो काउंटर पार्ट है वो ये कहता है कि कंटेम्प्रेरी एविडेंस ऐसे मौजूद नहीं हैं जो कहते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बर्बाद किया। तबकात नासिरी में इसका जो है मिनाज सिराज की जो लिखी हुई है इसमें कोई जिक्र नहीं मिलता, जो कि कंटेम्प्रेरी था। ठीक है, उस वक्त जब ये कांड हुआ तो उस वक्त के राइटर्स को कम से कम ये चीज़ लिखनी चाहिए थी। तो ऐसा कोई सोर्स हमको नहीं मिलता। ये बात किसने कही? के.टी.एस. सराव ने, जिन्होंने बुद्धिस्ट स्टडी की हुई थी और नालंदा के डिस्क्रिप्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही हैं। इसके अलावा दूसरा जो तर्क दिया जाता है वो ये कि बख्तियार खिलजी ने क्या किया, क्या नहीं किया, या इन्वेजन किया नहीं किया, वो तो ठीक है किया इन्वेजन, बट उसने जो बर्बादी की उससे पहले से ही नालंदा यूनिवर्सिटी बर्बाद होना शुरू हो गई थी। गुप्ता टाइम पीरियड में शुरुआत में तो चीज़ें ठीक ठाक रहीं, लेकिन जब ये लोग कमज़ोर हुए ना तो वहीं से जैसे जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म डिक्लाइन किया वैसे वैसे नालंदा की हालत भी ख़राब होती रही। कई सारे लोगों ने अपना इसको पैट्रनेज दिया, लेकिन ब्राह्मणों का जो वर्चस्व इतना तेज़ी से हुआ और उसकी वजह से जो रिलीजियस इंटॉलरेंस पैदा हुई उसका भी एक नतीजा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी की हालत बद से बदतर धीरे धीरे होती रही। ये बात कही किसने? HP शास्त्री ने। इन्होंने भी नालंदा की जो बर्बादी हुई उसको लेकर लिखा हुआ है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको नहीं मिलते इस बात के कि हाँ बख्तियार खिलजी ने
इसको आग लगाया, एक लार्ज स्केल पे आग लगी हो और सारी चीज़ें बर्बाद हो गई हों और कई दिन तक वो जो है लाइब्रेरी जलती रही, ऐसा सोर्सेज लिखते हैं। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता। अगर कई दिनों तक लाइब्रेरी जलती रही तो उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो मिलने चाहिए थे, पुरातत्व विभाग को इसके सबूत मिलने चाहिए थे, बट ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। हालांकि कुछ जगहों का, कुछ चीज़ों का जलने का सबूत तो मिलता है, लेकिन ऐसा वो नहीं मिलता कि हाँ कई दिनों तक जलता रहा सारी चीज़ें, हाहाकार टाइप पे। तो ये बात किसने बोली? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। आप चाहें तो सोर्सेज हम साथ में इसीलिए लिखे हैं ताकि आप लोग अगर पढ़ना हो थोड़ा सा और डिटेल में तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक तर्क ये दिया जाता है कि रिलीजियस बायसनेस बहुत ज़्यादा अकाउंट्स में दिए गए, जानबूझ के उसकी नालंदा की बर्बादी को पूरी तरीके से बख्तियार खिलजी के ऊपर डाल दिया गया, जैसे कि इस्लामिक इन्वेजन और मुग़ल इन्वेजन बोल बोल के कई सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाता है प्रेजेंट टाइम में भी। तो ऐसा माना जाता है कि बायसनेस के साथ बहुत सारे इतिहासकारों ने जानबूझ के वो सारा बिल बख्तियार खिलजी के ऊपर फाड़ दिया, हालांकि नालंदा यूनिवर्सिटी पहले से ही बुरी और खस्ता हालत में थी। रोमिला थापर का इस पे अकाउंट आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंटरप्रिटेशंस हैं जो लाइब्रेरी के बारे में है कि लाइब्रेरी में जो अगर आग भी लगी थी तो वो लाइब्रेरी पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हुई थी। इसका सबूत देते हैं अमर्त्य सेन, जो इकोनॉमिक में आपने इनका नाम सुना होगा। तो बहरहाल और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ना चाहें तो थोड़ा इसको नोट्स को भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं, बताने का कोई मतलब है नहीं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट डाले इसलिए ताकि आपको दोनों साइड पता होने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।